हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। धान की फसलों ने भूजल स्तर पर असर डाला है। पिछले 50 सालों से भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने अपने शोध में किया है। साथ ही ये रिपोर्ट दी है कि अगर जल्द भूजल प्रबंधन के लिए उचित रणनीति तैयार नहीं हुई तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। पृथ्वी वैज्ञानिक मंत्रालय और केंद्रीय भूजल बोर्ड के निर्देशन में IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा और PhD स्कॉलर्स डॉक्टर सुनील कुमार जोशी की देखरेख में टीम ने पंजाब हरियाणा में भूजल स्तर पर अध्ययन किया। प्रोफेसर सिन्हा के मुताबिक हरियाणा में धान की खेती का क्षेत्र वर्ष 1966-67 में 1,92,000 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 14,22,000 हेक्टेयर पहुंच गया। इसी तरह पंजाब में धान का क्षेत्र वर्ष 1966-67 में 2,27,000 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 30,64,000 हेक्टेयर पहुंच गया। अब कृषि मांग को पूरा करने के लिए भूजल का तेजी से अवशोषण किया जा रहा है। सबसे अधिक गिरावट कुरुक्षेत्र, पटियाला, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल में हुई है। प्रोफेसर सिन्हा के मुताबिक ये हसर सिर्फ पंजाब या हरियाणा में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा किनारे वाले जिलों का भी है। प्रोफेसर सिन्हा ने सुझाव दिया है कि भूजल के बजाय सिंचाई के अन्य संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जाए, जैसे वर्षा का जल संचयन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कोरोना की लड़ाई में भारतीय रेल की तत्परता काबिले तारीफ है। माल ढुलाई का मामला हो या मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने का मसला हो, रेलवे ने 100% ईमानदारी दिखाते हुए कोरोना काल में आम लोगों के साथ न्याय किया है। अब 1 जुलाई से भारतीय रेल के कुछ सामान्य ट्रेनों के परिचालन को भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन तमाम एहतियात के बीच। मुश्किल दौर से गुजर रहे देश में तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा वक्त से भारतीय रेल मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने में भारी जद्दोजहद कर रहा है और अब धीरे धीरे रेलवे की कोशिश है कि सामान्य स्थिति बहाल की जाए। इसी कड़ी में 1 जुलाई से भारतीय रेल ने 32 जोड़ी राजधानी, शताब्दी जैसी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन बहाल किया है, जबकि धीरे धीरे 25 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो चुका है। उत्तर रेलवे का दावा है कि आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से मुसाफिर सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। रेलगाड़ियों के परिचालन में बढ़ोतरी के बीच रेलवे मुसाफिरों में संतोष का भाव देखा जा सकता है। इसी बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जहां साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, वहीं आने और जाने वाले मुसाफिरों के RT-PCR टेस्ट की सुविधा अभी भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहाल है, जो कोरोना से प्रभावी लड़ाई में भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन 98 साल की उम्र में हो गया है। आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि दिलीप कुमार साहब पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 29 जून को उन्हें फिर से सांस में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा में फर्स्ट खान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग का क्रेडिट भी दिलीप कुमार साहब को ही दिया जाता है। आपको बता दें कि उनकी पहली फिल्म 1944 में ज्वार भाटा थी। इसके अलावा उनका एक्टिंग करियर 5 दशक लंबा है, जिसमें उन्होंने 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी पत्नी का नाम सायरा बानो है। दिलीप कुमार साहब के 98 साल की उम्र में गुजर जाने से बॉलीवुड सहित पूरे देश में शोक का माहौल है। देखिए, ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी
और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर बाद वो 30 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे, और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे? देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीज़न ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफ़ें थी पहले, तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था नितिन गोखले। तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की, हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी। राधा कुंड में अंग्रेजी शराब के ठेके से नकदी सहित लाखों रुपए की शराब चोरी। गोवर्धन क्षेत्र के कस्बा राधा कुंड में अंग्रेजी शराब की दुकान से अज्ञात चोर हजारों रुपए की नकदी शराब चोरी कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी तब हुई जब सेल्समैन दुकान खोलने के लिए आया तो दुकान का ताला और शटर टूटा देख सेल्समैन के होश उड़ गए। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर राधाकुंड पुलिस चौकी प्रभारी शिववीर सिंह, हेड कांस्टेबल सर्वेश कुमार एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने अंग्रेजी शराब की दुकान से जांच के लिए तत्व जुटाए हैं और दुकान में लगा डीबीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं सेल्समैन हरेंद्र पुत्र ओम प्रकाश ने बताया कि राधाकुंड छठीकरा मार्ग मुखराई तिराहा के निकट अंग्रेजी शराब के ठेके से बीती रात को दुकान का शटर और ताला तोड़कर चोरी की गई है, जिसमें ठेके से 42,000 नकद और 50 पेटी शराब की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शराब का ठेका सुनीता शर्मा पत्नी सुरेश शर्मा के नाम संचालित है। वारदात में ये हुआ तकरीबन कैमरे में देख के पता चल रहा है 2:45 बजे करीब आए हैं। 4 लोग थे, 4 लोग जो कैमरे में दिख रहे हैं, बाकी पता नहीं इधर उधर हो कहीं नहीं हो। तो ये पेटी वेटी ले गए हैं, थोड़ा कैश है। पेटी भी तकरीबन 50 से ऊपर पेटी है, 50 पेटी से ज़्यादा की पेटी है और तकरीबन 45,000 के आसपास का कैश है। लगभग कितना नुकसान आपका हुआ है? नॉर्मली देखें या तो 4 से ऊपर का करीब 4 लाख से ऊपर का करीब नुकसान है। अच्छा, ऐसी सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ, पुलिस अभी आई थी, SHO साहब भी आए थे, प्रदीप कुमार जी आए थे, वो भी आए थे। क्या कह रही है पुलिस? अभी कोई बात नहीं हुई है, बस वो DVR की रिकॉर्डिंग और थोड़ी रिकॉर्डिंग देखें कैमरे से। यूपी के जनपद महाराजगंज में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक एक मत सहेजने की कोशिश हो रही है। जीतने के लिए कितने BDC सदस्य चाहिए, इसका आंकलन कर अपने अपने खेमे में सदस्यों को करने में जुट गए हैं। इन दिनों भाजपा के एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें BDC सदस्यों को आश्वस्त किया जा रहा है कि चुनाव में साथ देने पर उनका हित होगा। करीब 58 सेकंड के वीडियो में भाजपा के विधायक पूरे उत्साह के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा है कि महाराजगंज पहुंचने पर बाकी जो कमी है उसे पूरा कर दूंगा और आप लोग निश्चित रहें, जो मैंने कहा है वह पूरा करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। और महाराज पहुंचे बाकी सर हम पूरा कर दूँ, ठीक है ना। और आप लोग निश्चिंत रहे, जो मैंने कहा है कहीं से जवाब नहीं कटेगा, मेरी जिम्मेदारी मैं पूरा करूंगा। भाई राम हरक की बात छोड़ता हूँ, और राम हरक ही चुनाव जीता तो ना, टिकट भी हुआ पाई है उनके जितावल लिए, और 5 साल की जिम्मेदारी सुरक्षा के काम के सब गारंटी हमारी, सब हमारी जिम्मेदारी, ठीक है ना। कौन में शंका नहीं, सब लोग एकदम फिट। राम हरक जिंदाबाद, विधायक जी। मेठौरा ब्लॉक के एक उम्मीदवार का नाम लेते हुए वीडियो में कह रहे हैं कि वही चुनाव जीत रहे हैं। आप सबके सुरक्षा काम की जिम्मेदारी हमारा, कोई शक नहीं।
इतने में पास में खड़े लोग विधायक जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। वीडियो में एक व्यक्ति गमछा लगाए हुए विधायक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा नजर आ रहा है। उसने भी संतुष्ट होने का पूरा भरोसा विधायक को दिया। अंत में मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन करके विधायक वहां से चले जाते हैं। वीडियो जिले से बाहर का बताया जा रहा है। वहीं बीडीसी सदस्यों का एक कमरे में हंसते खेलते नाचते गाते एक वीडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नाच गा रहे लोग बीडीसी सदस्य हैं, जो सभी भोजपुरी गीतों की धुन पर झूम रहे हैं। बुलंदशहर के थाना शिकारपुर क्षेत्र में विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व उसके पति की मौत हो गई थी। वह घर में अकेली अपनी 9 वर्षीय बेटी के साथ रहती है। आरोप है कि पति की मौत के बाद से ही पड़ोस में रहने वाले पप्पू और आबिद उसके साथ आए दिन अभद्रता करते रहते हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 5 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे वह अपने घर पर अकेली थी। तभी आरोपी पप्पू और आबिद एक अन्य साथी के साथ उसके घर में घुस आए और तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों नामजद आरोपी पप्पू और आबिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीओ शिकारपुर जितेंद्र कुमार रस्तोगी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। मेरे 3 जने आए थे, एक आबिदा एक पप्पू था। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करा था। तो वो फिर एक ऊपर से मतलब कूद के भगा था। 3:30 बजे की बात थी ये जी। मेरा कोई नहीं था, मेरी एक बेटी एक मैं सो रही थी। मेरे ससुरालिया पर को रहते। मेरे हस्बैंड की डेड हो गई थी जी। किस समय की घटना है ये? फिर मैंने बताई नहीं थी, डर के मारे। मेरी बेटी गई थी 6 बजे पूछने। मेरी बेटी ने बता के आई थी पर वो 6 बजे अपनी दादी दादाओं को। जब वो आए थे उन्होंने मुझसे जोर डाला था, जब वो मुझे लेकर आए थे थाने। अब थाने में क्या आपने इसकी नहीं हो रही आगे को इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार आज शाम को होना है। इससे पहले अब तक पुराने मंत्रियों के इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। अब तक 11 मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, बाबुल सुप्रियो, संतोष गंगवार समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इन मंत्रियों को आखिर अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की वजह से उनका पद छीन लिया गया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीएम मोदी सवालों के घेरे में आ गए थे, जिसका नुकसान डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा। उनके पास विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय भी था। ऐसे में हर्षवर्धन के इस्तीफे से 2 भारी भरकम मंत्रालय खाली हो चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की रायगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद देवोश्री चौधरी ने भी अपना पद छोड़ दिया है। वह महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थी। सूत्रों का दावा है कि पश्चिम बंगाल भाजपा ने उन्हें अहम पद दिया जा सकता है, जिसके चलते उनसे इस्तीफा लिया गया।
उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। उनके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रभार था। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते निशंक को हटाया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया है। वह पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। दावा किया जा रहा है कि सुप्रियो पार्टी से नाराज चल रहे थे। इसके पीछे पश्चिम बंगाल विधानसभा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसमें बाबुल सुप्रियो मैदान में उतरे थे, लेकिन 50,000 वोटों से हार गए। कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सदानंद गौड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया है। वह रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक सदानंद गौड़ा पर कोरोना काल में दवाओं की कमी को लेकर गाज गिरी है, जिसके चलते मोदी सरकार की काफ़ी फजीहत हुई थी। उत्तर प्रदेश की बरेली लोकसभा सीट से सांसद संतोष गंगवार को भी पद से हटा दिया गया है। वह स्वतंत्र प्रभार से श्रम एवं रोजगार मंत्री थे। बता दें कि कोरोना काल में संतोष गंगवार की चिट्ठी एक काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी आलोचना की थी। माना जा रहा है कि गंगवार को उसी चिट्ठी की सजा मिली है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की अम्बाला लोकसभा सीट से सांसद रतन लाल कठरिया को भी इस्तीफा देने का फरमान जारी किया गया है। वह जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। बताया जा रहा है कि उनकी जगह सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को मंत्री बनाया जा सकता है। उड़ीसा की बालासोर लोकसभा सीट से सांसद प्रताप सारंगी को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की वर्तमान कैबिनेट में सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को अपनी बढ़ती उम्र की वजह से पद छोड़ना पड़ा। हालांकि मोदी सरकार ने उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई दी है। गौरतलब है कि मोदी सरकार पहले कार्यकाल यानी कि 2014 से ही ये तय कर चुकी थी कि वह 75 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी मंत्री को कैबिनेट में नहीं रखेंगे और गहलोत की उम्र अब इस समय 73 के पार हो चुकी है। अत्यधिक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें भारत सरकार का जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसके भी सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर थे और उत्तर प्रदेश सरकार के जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न सड़कें हम लोग बना रहे हैं, उसकी दृष्टि से भी हमारे प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता और अभियंतागण यहाँ पर मौजूद थे। इस बैठक का बड़ा लक्ष्य है कि हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर जो सड़कों का जाल लगातार बिछाया जा रहा है वह समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा हो। उसमें प्रमुख रूप से आज राम वनगमन मार्ग के 4 पैकेज हैं जो अयोध्या से श्री चित्रकूट धाम तक के लिए हैं। वह चारों पैकेज को लेकर के चर्चा हुई है और उस कार्य को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में जल्द से जल्द पूरा किया जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और राम वनगमन मार्ग का निर्माण दोनों एक साथ हो सके, इसका प्रयास किया गया है। एक खुशी की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने अयोध्या का जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है उसको भी स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है। कई उत्तर प्रदेश के हमारे जो बाईपासेस हैं उनको स्वीकृत करने की सहमति देने का काम किया है। इस समय उत्तर प्रदेश में NHI के माध्यम से भी लगभग 67 बाईपास, नदी सेतु और ROB का निर्माण हो रहा है, जो जनता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज हमने इंडो नेपाल बॉर्डर की जो सड़कें अलग अलग पैकेज के अनुसार बनाने का काम चल रहा था उसकी भी समीक्षा किए हैं और उस समीक्षा में हमने पाया है कि कार्य जो है समयबद्ध तरीके से हो रहा है। अभी 16 और पैकेज हैं जिनका जल्दी ही शिलान्यास की कार्यक्रम की हमने अक्टूबर तक का एक लक्ष्य दिया है कि जो नए पैकेज अभी कंप्लीट होने की स्थिति में उसको पूरा करने का काम करेंगे। वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी हमारी बहुत सारी सड़कें, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से भी हमारी कई सड़कें कंप्लीट हो गई हैं और वर्ल्ड बैंक की और भी हमारी परियोजनाएं हैं वह भी पाइपलाइन में हैं, उनको भी हम लोग पूरा करने का समयबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में
सबसे उत्तम प्रदेश बने और लोगों को आवागमन की दृष्टि से कोई कठिनाई न हो, इस विषय को लेकर के आज विस्तार से और गंभीरता से चर्चा। सर, आज कई बार हो रहा है, कई आपके सहयोगी साथी वो आज मंत्री बन रहे हैं, अजय मिस्टेनी है, BL वर्मा जी हैं, अनुप्रिया पटेल है। देखिए, जो अभी हमारे मंत्रिपरिषद के अंदर उत्तर प्रदेश से या देश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने वाले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली और अनुभवी नेता के मार्गदर्शन में सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं, उन सबको मेरी अग्रिम शुभकामना है। कौन बनने वाले ये मैं नहीं जानता हूँ, कौन बनेंगे वो शाम को आपको पता चलेगा, लेकिन हमारी शुभकामनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की ओर से, अपने प्रदेश के जो शामिल होंगे उस मंत्रिपरिषद में उनके लिए भी, और जो दूसरे प्रदेश के लोग भी केंद्रीय मंत्री, क्योंकि केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री पूरे देश के लिए होता है, उन सब के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। सर, ब्लॉक प्रमुख जब चुनाव 825 सीटों पर होंगे, क्या ऐतिहासिक भी, क्या उसे दोहराएंगे इस चुनाव में? मुझे पूरा विश्वास है, जनता हमारे साथ है। क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य चुने गए हैं वो सब किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की वापसी नहीं चाहते, इसलिए वह खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। अब मुझे लगता है जिला पंचायत का जो रिजल्ट रहा है उसी अनुपात में या तो उससे भी अच्छे अनुपात में क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष अर्थात ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में रिजल्ट एक आखिरी सवाल सर, ओवैसी ने जिस तरह से चैलेंज दी है और कल वो लखनऊ भी आ रहे हैं, बहराइच में अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, क्या 2022 में एक बड़ा चैलेंज रहेंगे आप लोगों के लिए? देखिए, 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर भारतीय जनता पार्टी की यूपी में एक मजबूत सरकार बनेगी 2022 में, और फिर 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लोकसभा में भी हम 2019 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के SGPGI पहुंचकर पूर्व CM कल्याण सिंह का हालचाल लिया। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI के डायरेक्टर प्रोफेसर RK धीमान से कल्याण सिंह के इलाज के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही CM योगी ने कल्याण सिंह के बेहतर इलाज को लेकर डॉक्टरों को निर्देश भी दिए। वहीं SGPGI के प्रोफेसर धीमान ने बताया कि पूर्व CM कल्याण सिंह की तबीयत में कुछ सुधार हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूछने पर अपनी ओर से प्रतिक्रिया भी दी। दरअसल कल्याण सिंह को रविवार शाम लोहिया संस्थान से रेफर कर SGPGI में भर्ती कराया गया था। यहां वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम निगरानी कर रही है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य नेताओं ने उनसे मुलाकात कर हालचाल लिया था। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह करीब 2 सप्ताह से बीमार चल रहे हैं। उन्हें 21 जून को लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के दौरान अनियंत्रित ब्लड शुगर, एक्यूट बैक्टीरियल पैरोटिसिस और पेसिस की शिकायत पाई गई थी। जो उनकी चैतन्यता यानी कि सेंसोरियम की स्थिति है वो पहले से बेटर है। जब वो आए थे तब हम जब बात करने की कोशिश करते थे या ज़ोर से भी बोलते थे तो उनका कोई रिस्पांस नहीं होता था। आज की तारीख में ये है कि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने आंखें खोली और अपनी टंग को, जीभ को भी दिखाने की कोशिश करी जैसे हमने कहा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी जब उनसे बात करने की कोशिश करी, जो बोले उनसे, तो उन्होंने हिलाकर सर हिलाकर जो है एक सकारात्मक रिस्पांस दिया। आज हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदर्शन करके मांग की कि सरकार को हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सावन मेला संपन्न कराना चाहिए। जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन को व्यापारी हित में, हिंदू हित में अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद सावन मेला को कोरोना के नाम पर निरस्त किया जा रहा है। आज तो स्थिति पहले से बेहतर है और प्रशासन को सावन मेले को विधिवत संपन्न करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला प्रशासन द्वारा रद्द किया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि हिंदू की बात करने वाली सरकार सावन मेला स्थगित करके हिंदू समाज में क्या संदेश देना चाहती है। कि व्यापारी हरिद्वार का बहुत दिनों से खराब है। व्यापारी आप देखिए, कांवड़ मेला पिछले बार कैंसिल हो गया, कुंभ मेला कैंसिल हो गया, सारे मेले कैंसिल करते जा रहे हैं। आखिरी उम्मीद ये कांवड़ मेला बचा है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जो नए वाले पुष्कर सिंह धामी साहब से निवेदन है कि इसको बहाल किया जाए और व्यापारियों को ऑक्सीजन दी जाए। व्यापारी बिल्कुल आप समझिए कि मरने की स्टेज पे है ना। और आप देख ले यूपी में योगी जी ने बहाल कर दिया,
समझे ना। जब योगी इतने बड़े उत्तर प्रदेश ने बहाल कर दिया तो उत्तराखंड को भी बहाल करना चाहिए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निवेदन है कि इस मेले को बहाल किया जाए और उनकी यश कीर्ति, बहुत यश कीर्ति होगी भोले शंकर की कृपा से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ मेला 25 जुलाई से करने के आदेश दे दिए हैं, तो उत्तराखंड सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। इस समय व्यापारी तो लाचार है, वह किसके सामने हाथ फैलाए और कैसे अपना गुजारा करे। कावड़ मेले को लेकर आज हमने एक प्रदर्शन करा शांतिपूर्वक, पहले भी हमने करा था हफ्ते पहले, मगर सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जो नए हमारे मुख्यमंत्री बने हैं धामी जी, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं ये कावड़ मेला करा दें। बड़ा हरिद्वार का व्यापारी बिल्कुल तरस है, हरिद्वार का व्यापार बिल्कुल चौपट है। एक कावड़ मेले से आस है हमारे को, नए मुख्यमंत्री से आस है हमारे को कावड़ मेला कराएं। योगी जी ने जैसे अपने यहाँ खोल दिया है, चुनाव भी सर पे हैं, सब चीज़ को देखते हुए ये मेला कराना चाहिए, संपन्न कराना चाहिए। व्यापारी हित में बात करनी चाहिए। अधिकारी जो टीमें बनाई हैं अधिकारियों ने, 10 टीमें बना दी, ये देखने में आया न्यूज़पेपर के माध्यम से 10 टीमें तैयार कर दी गई ये कावड़ मेला रद्द कराने के लिए। अरे वो 10 टीमें बनाई जा सकती थी कावड़ मेला कराने के लिए भी, क्यों नहीं अधिकारी कराना चाहते भाई कावड़ मेला। अरे 1 महीने की तनख्वाह छोड़ के देखें ना वो अधिकारी जो इस तरह की बात कर रहे हैं, अपनी 1 महीने की सैलरी छोड़ के देखें, कितना संकट आता है परिवार चलाने में। हमसे पूछे ना, हम व्यापारियों से पूछे हमारे परिवार किस तरह पल रहा है, किस तरह हमारे बच्चे पल रहे हैं। आदमी कहना तो बड़ा आसान है, रद्द करना बड़ा आसान है। अरे उन चुनौती का सामना करो। हम व्यापारी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तुम भी चुनौती का सामना करो। हम कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ खड़े होंगे, पूरा सहयोग करेंगे। कावड़ मेला कराए, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं जैसे योगी जी ने कर दिया। हमारी उत्तराखंड सरकार भी हमारी भावना को समझे, व्यापारी की भावना को समझे, व्यापारी के परिवार की भावना को समझे। जो आज संकट हमारे सामने, उसको हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। इस बारी, पिछली बार भी हमने प्रार्थना करी है, मगर जो नए मुख्यमंत्री बने, हमें उम्मीद है वो हमारी भावना को समझेंगे और कावड़ मेला कराएं तो हरिद्वार के हित में, हरिद्वार के व्यापारी के हित में काफ़ी अच्छा एक संदेश जाएगा सरकार में। हम यही निवेदन करना चाहते हैं। धन्यवाद। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की पहली तिमाही में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जीएम वी.के. त्रिपाठी के मुताबिक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने माल ढुलाई में 33.3% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि माल ढुलाई के राजस्व में 24.19% की वृद्धि दर्ज की गई है। उनके मुताबिक पहली तिमाही के दौरान 37 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने किया है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है और कोविड-19 की इस लड़ाई में टीकाकरण पर विशेष बल दिया गया है। जीएम के मुताबिक कोरोना की संभावित 3rd वेव को लेकर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। जीएम के मुताबिक पिछले साल अप्रैल-जून 2021 और 22 के दौरान 3.24 मीट्रिक टन की तुलना में प्रारंभिक लोडिंग में 33.3% की वृद्धि के साथ 4.32 मीट्रिक टन लोडिंग हो रही है। पिछले वर्ष में 352.33 करोड़ की तुलना में इस वर्ष माल ढुलाने से 437.57 करोड़ रुपए की रेलवे को आय हुई है। इस तरह से पिछले वर्ष की तुलना में 24.19% की वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में क्रमशः 100 बेड और 15 बेड वाले कोविड-19 सेंटर बनाए हैं। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी लगा दिया गया है। अब तक इन अस्पतालों में 1,16,126 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। रेलवे अस्पतालों में 48,000 से ज्यादा सिविलियन को भी टीके लगाए गए हैं। जीएम के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रेलवे लगातार आम जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। 2 महीने, करीब 2.5 महीने तो बहुत ही ज़्यादा कोविड के प्रकोप में अफेक्टेड रहे, लेकिन उसके बाद भी रेलवे कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने सबने मिल करके अचीवमेंट के लिहाज से पिछले साल से कहीं अच्छा हमने परफॉर्म किया है। हमने हाईएस्ट एवर लोडिंग की है, हाईएस्ट एवर अर्निंग की है गुड्स में, एज वेल एज जो डिफरेंट अपने बिजनेस बढ़ाए हैं, नए बिजनेस जो कि फ्लाई ऐश का भी हमने बिजनेस ऐड किया है। हमारी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स हेडक्वार्टर में हैं और हर डिवीज़न में हैं। उन सब ने बड़ी मेहनत से काम किया और नया ट्रैफिक हमारे पास ले आए और उसके थ्रू हमने काफ़ी अचीव किया। साथ में हमने खाली इतना ही नहीं किया, सोलर हर डायरेक्शन में हमने अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। सोलर एनर्जी जनरेशन हमने सबसे ज़्यादा किया, करीब 1 करोड़ की सेविंग एक्स्ट्रा 3 महीने में की है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर।
5 करोड़ यूनिट करीब हम जनरेट करने वाले हैं सोलर से इस साल में। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ऑलरेडी बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारा 82% ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई हो गया है। बाकी जो 18% बचा हुआ है अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। इस साल का करीब 567 TKM का टारगेट है। उस टारगेट को भी हम पूरा कर रहे हैं। जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महोबा खजुराहो का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। हमने डीजल से इलेक्ट्रिक पे गाड़ियाँ 9 पेयर गाड़ियाँ इस 3 महीने में चेंज करी हैं, जिससे हमारी डीजल की सेविंग होगी और बेटर एनर्जी से गाड़ी चलेगी। एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव होता है इससे। फिर हमने वैक्सीनेशन को अपना पूरा प्लान बना रखा है कि हम 100% लोगों को, रेलवे के एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट कर लें। करीब 90-95% RPF और डॉक्टर लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं। करीब 1,16,17,000 हम ऑलरेडी वैक्सीनेशन डोजेज लगा चुके हैं।